हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका इंदिरा ऑनलाइन स्कूल पर। मैं जितेंद्र सैनी आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। अपना तीसरा लेसन चल रहा था और उसमें हमने द्विनिषेचन के बारे में पढ़ा। पर्टिकुलर हम बात करें तो निषेचन के पूरे प्रकार यानी भाग के बारे में पढ़ा और परागकण की सभी प्रकार की युक्तियों के बारे में पढ़ा। अपना जो लेसन है तीसरा आज है, जो इसका क्या है अंतिम पार्ट रह गया है। वो अंतिम पार्ट क्या है कि लेसन नंबर जो 3 था उसमें अंतिम भाग था भ्रूण तथा भ्रूणपोष के बारे में। भ्रूण तथा भ्रूणपोष के बारे में था। तो आज का जो टॉपिक है वो है बीज का परिवर्तन, यानी कि बीज का परिवर्तन किस प्रकार होता है, किन किन स्थितियों से, यानी कि कौन से ऐसे अंडाशय के भाग थे या हम बोल के भ्रूणपोष के भाग थे या अंदर कौन सी ऐसी रासायनिक क्रियाएं हुई जिसकी वजह से बीज का निर्माण होता है। और उनके साथ साथ कुछ ऐसी अलग संरचनाएं भी बनती है जो अलग अलग प्रकार के पादपों के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की होती है। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है, एग्जाम में थ्योरी से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी है और वाइवा रिलेटेड भी है, क्योंकि वाइवा में इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, नॉर्मल सी बात करेंगे। देखो, बीज का परिवर्तन की अगर हम बात करें तो बीज का परिवर्तन हमने क्या पढ़ा अभी तक कि हमने पढ़ा है कि द्विनिषेचन से हमने जो भ्रूणकोष जो भ्रूण व भ्रूणपोष में बदला, पता है द्विनिषेचन में भ्रूण व भ्रूणपोष में किस प्रकार बदला। हमने पूरी की पूरी भ्रूण के परिवर्तन की भी हमने कल पार्ट 6 के अंतर्गत उसके अंतर्गत डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया था। कैसे हमने बात की थी कि द्विनिषेचन हो रहा था, कैसे त्रिक संलयन हो रहा था और भ्रूण का निर्माण किस प्रकार हो रहा था और भ्रूणपोष का निर्माण किस प्रकार हो रहा था, ये हमने पढ़ा। तो द्विनिषेचन के क्रिया के दौरान भ्रूण व भ्रूणपोष में बदलता है, जिसके आधार पर हम बात करेंगे। उसके बाद जो बीजांड होता है अंडाशय का, बीजांड होता है वो किस में बदलता है, वो बीजांड होता है अंडाशय का, वह अपने बदलता है बीज के अंदर। किसके अंदर? बीज के अंदर बीजांड है जो बदल जाता है। तो द्विनिषेचन की बात कर रहे थे, बीजांड किसके अंतर्गत बदल गया? बीज। अपना टॉपिक क्या चल रहा है? बीज का परिवर्तन, यानी कि बीज का परिवर्तन मतलब बीज का मॉडिफिकेशन किस प्रकार होता है, कौन कौन सी अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बीज के ऊपर बनती हैं और किन पादपों के अंतर्गत कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। तो देखो, बीजांड है वो बीज का निर्माण करता है। तो पहले तो अपना यही क्वेश्चन क्लियर हो गया कि बीज का निर्माण किस भाग से होता है, अंडाशय के बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ठीक है। और हमने ये भी बात की थी कि जो भ्रूणपोष का निर्माण कौन करेगा? भ्रूणपोष का निर्माण करता है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, आगे चलकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है और जाइगोट आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है। बीजांड किसका निर्माण करता है? बीज का निर्माण करता है। अब जब देखो, बीज का निर्माण अगर बीजांड करता है तो बीजांड की कुछ ऐसी अलग संरचनाएं रहेंगी जो बीज के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। उसी को अपने को डिटेल में पढ़ना है। किस प्रकार देखिएगा, इस प्रकार मैं आपको बताता हूं। ये देखिए बीजांड, बीज। अब बीजांड के अध्यवरण थे, आपको पता है कि बीजांड के ऊपर 2 कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, यानी कि कवर्ड पाए जाते हैं, जिसे हम अध्यवरण कहते हैं, इंटीगुमेंट कहते हैं। और वे अध्यवरण कितने होते हैं? वे अध्यवरण होते हैं 2। कितने होते हैं? संख्या में 2 अध्यवरण होते हैं। 2 अध्यवरण कौन कौन से अपने को पता है? एक तो होता है बाह्य अध्यवरण और एक होता है अंत्य अध्यवरण। ठीक है। तो बीजांड के दोनों अध्यवरण में से जो बाह्य अध्यवरण होता है वो बाह्य बीज चोल बनाता है, जिसे हम टेस्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, देखो बीजांड का बाह्य अध्यवरण बाह्य बीज चोल का निर्माण करता है। मैं यहाँ पे कुछ चीजें तुरंत लिखता जाता हूँ नोट लगा के कि क्या क्या चीजें हैं जो किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो सबसे पहले आपने किसकी बात की? सबसे पहले हमने बात की कि बीजांड बीज में बदलता, ये अपने को पता है। अब बीजांड का जो दोनों अध्यवरण में से बाह्य अध्यवरण होता है वो क्या बनाता है? टेस्टा। तो पहला पॉइंट यही हो गया, बाह्य अध्यवरण। बाह्य अध्यवरण क्या बनाता है? टेस्टा बनाता है, जिसे बाह्य बीज चोल भी कहते हैं, या हम जिसे क्या बोलते हैं? बाह्य बीज चोल। बाह्य बीज चोल भी कहते हैं। अब देखो, अध्यवरण 2 थे, बाह्य बाहर वाला जो अध्यवरण था वो बाह्य बीज चोल बना रहा है, जिसे हम टेस्टा कहते हैं। और जो आंतरिक अंदर वाला अध्यवरण है वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा अंतर बीज चोल, जिसे टैगमैन कहते हैं। और यही काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, टेस्टा एंड टैगमैन क्या है। तो देखो, टेस्टा क्या था? बाह्य अध्यवरण द्वारा बनने वाला बाह्य बीज चोल, जिसे हम क्या बोलते हैं? टेस्टा। और अंतः अध्यवरण है, किसका अंतः अध्यवरण है? देखिए, बीजांड का अंतः अध्यवरण है जो आगे चलकर अंतः बीज चोल या टैगमैन बनाता है।
अंतःबीजचोल या टेगमेन का निर्माण करता है, जिसे हम बोलते हैं अंतःबीजचोल। ठीक है, ये प्रकार की संरचनाएं होती है। और अपने को पता है कि जो बीजांड व्रत होता है, बीजांड व्रत हमेशा बीज व्रत का निर्माण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्या है कि जो बीजांड व्रत होता है वो किसका निर्माण करेगा, वो बीज व्रत का निर्माण करेगा। तो ये सारी टर्म्स अपने को पता चल गई कि द्विनिषेचन से ये क्रिया हो रही थी, फिर बीजांड बीज में बदल रहा था और बीज के दो अध्यवरण थे, एक अंतः अध्यवरण और बाह्य अध्यवरण। बाह्य अध्यवरण बाह्य बीजचोल या टेस्टा का निर्माण करता है, किसमें, बीज के परिवर्तन के दौरान, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ सीड के दौरान। और अंतः बीजचोल अंतः अध्यवरण द्वारा बनता था, जिसे हम टेगमेन कहते हैं। और बीजांड व्रत है, बीजांड व्रत तो आगे चलकर किसका निर्माण करेगा, बीज व्रत। नाम यहाँ आसानी से पता चल जाएगा कि देखो बीजांड बीज बनाएगा तो बीजांड व्रत भी बीज व्रत बनाएगा। ये तो थी अपने को क्या है, नॉर्मल सिस्टम। अब कुछ बदलाव पा जाते हैं, कुछ परिभाषा नुमा संरचना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कुछ क्वेश्चन आ जाता है। ये पेरिस्पर्म काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई परिभ्रूणपोष क्या होता है। देखिए परिभ्रूणपोष क्या होता है कि कुछ ऐसे पादप होते हैं जिसके भ्रूणपोष के चारों तरफ एक पतली झिल्ली के रूप में क्या होता है, बीजांडकाय होता है। क्या होता है, बीजांडकाय होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परिभ्रूणपोष कहते हैं। यानी कि कुछ पादपों में भ्रूणपोष के चारों तरफ एक पतली झिल्ली के रूप में बीजांडकाय होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परिभ्रूणपोष। और इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है काली मिर्च। क्या एग्जांपल है इसका, इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है अपने काली मिर्च। काली मिर्च के अंतर्गत परिभ्रूणपोष पाया जाता है। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परिभ्रूणपोष का एक उदाहरण दीजिए, काली मिर्च, या काली मिर्च में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, परिभ्रूणपोष। मतलब कि कुछ पादपों के भ्रूणपोष के चारों तरफ एक पतली झिल्ली के रूप में बीजांडकाय पाया जाता है। ठीक है, अगला एक है एरिल संरचना क्या होती है। एरिल क्या होता है, एरिल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि बीजांड के चारों तरफ एक मांसल आवरण पाया जाता है। बीजांड के चारों तरफ एक मांसल आवरण पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एरिल कहते हैं। अब देखो एरिल से क्वेश्चन क्या आता है कि लीची का खाने योग्य भाग क्या होता है, एरिल होता है। यानी कि लीची होती है जो एक फल है, उसका खाने योग्य भाग क्या होता है, एरिल होता है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि एरिल है जो लीची का खाने योग्य भाग होता है। और एरिल किसे कहेंगे, बीजांड के चारों तरफ एक मांसल आवरण पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एरिल कहते हैं। अगला है अपना कैरंकल। कैरंकल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये केवल यूफोर्बिएसी फैमिली के जो पादप है, अरंडी वगैरह हैं, यूफोर्बिएसी कुल के पादपों के बीजांड द्वार के छोर के स्थान पर क्या पाया जाता है, सफेद रंग की संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सफेद रंग की संरचना। कहां पर पाई जाती है, यूफोर्बिएसी कुल के पादप। एग्जाम्पल अपने को एक साधारण सिंपल एग्जाम्पल है अपना अरंडी। अरंडी के पादप होते हैं, उन पादप के बीजांड द्वार, ठीक है, बीजांड द्वार माइक्रोबाइलर एंड वाले छोर पर एक सफेद रंग की संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैरंकल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरंकल। और अगला और इंपॉर्टेंट है ओपरकुलम। ओपरकुलम आपने नाम अवश्य सुना होगा। ओपरकुलम क्या होता है कि जो मोनोकोटिलिडोन्स होता है, एक बीजपत्री पादप होता है, उनके बीजांड द्वार वाले स्थान के सिरे पर एक प्लेट नुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मोनोकोटिलिडोन्स पादप होते हैं, एक बीजपत्री पादप के बीजांड द्वार वाले सिरे पर एक प्लेट नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओपरकुलम कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट था, यह अपना बीज का परिवर्तन वाला पार्ट था। अब बात करेंगे हम अगले टॉपिक की, इससे रिलेटेड ही कि बीज के परिवर्तन के आधार पर हम मुख्य रूप से बीज कितने प्रकार के हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम कुछ चीजें लिखेंगे कि बीज के अंदर किस प्रकार मॉडिफिकेशन होता है और इसकी एक टेबल भी बनाएंगे। अपना जो बीज के परिवर्तन के बाद क्या अगला टॉपिक बचता है कि हमें पता है कि बीज के परिवर्तन के बाद हम उसके अंदर भ्रूणपोष की उपस्थिति और अनुपस्थिति के काफी एग्जांपल्स देखें, तो उसके आधार पर अपना जो अगला टॉपिक क्या बनता है कि बीज के प्रकार कितने हो सकते हैं। यानी कि नॉर्मल सी बात कर ली जाए कि भाई बीज के प्रकार कैसे होते हैं, कितने टाइप के बीज हो सकते हैं। तो हमने क्या बीजपत्री की तो पहले बात कर ली थी, मोनोकोटिलिडोन्स और डाइकोटिलिडोन्स, यानी कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। लेकिन पर्टिकुलर बीज कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो बीज के प्रकार या टाइप्स ऑफ बीज का आधार क्या है, किसके अकॉर्डिंग हम बीज को बांटते हैं, तो भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर हम क्या करते हैं, बीजों को बांटते हैं। किसकी उपस्थिति के आधार पर, भ्रूणपोष, ठीक है, भ्रूणपोष एंडोस्पर्म की उपस्थिति के आधार पर हम बीजों को बांटते हैं। और एंडोस्पर्म की उपस्थिति के आधार पर बीज दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के, दो। पहला है अभ्रूणपोषी या गैर एल्बुमिनस बीज। क्या कहेंगे, अभ्रूणपोषी या
गैर एल्बुमिनस बीज, मतलब क्या, नाम से पता चलता है वो अभ्रूणपोषी, मतलब कि भ्रूणपोष है जो बाकी बचेगा नहीं, यानी कि भ्रूणपोष इसके पास बचा हुआ नहीं रहेगा। देखो इसका पर्टिकुलर डिटेल में देखो हम समझते हैं कि ये होता क्या है कि अभ्रूणपोषी मतलब है कि जब भ्रूण के परिवर्तन होता है, यानी कि जब भ्रूण का मॉडिफिकेशन होता है तो भ्रूण परिवर्तन के दौरान भ्रूणपोष का पूरा उपयोग कर लिया जाता है। यानी कि जैसे ही भ्रूण का परिवर्तन होता है, उद्भवन होता है, मॉडिफिकेशन होता है, भ्रूण का निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है, तो उसके टाइम पीरियड के दौरान पूरे के पूरे भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया जाता है, पूरा का पूरा भ्रूणपोष यूज्ड हो जाता है, उपयोग कर लिया जाता है, बाकी नहीं बचता। अर्थात परिपक्व बीज भ्रूणपोष रहित होता है। क्या होता है कि जो मेच्योर्ड सीड है, परिपक्व बीज है, वो भ्रूणपोष रहित होता है, उसके पास भ्रूणपोष अब बचा ही नहीं। तो अगर भ्रूणपोष नहीं बचा तो भ्रूण को यानी कि बीज को पोषण कौन देंगे, तो इन बीजों में भोजन बीज पत्रों से संचित रहता है। किसमें? बीज पत्रों में संचित रहता है। कौन से वाले बीजों में? अभ्रूणपोषी प्रकार के या गैर एल्बुमिनस प्रकार के जो बीज होते हैं, इन बीजों का जो भोजन होता है वो बीज पत्रों, सीड कोट्स के अंदर संचित रहता है, क्योंकि भ्रूणपोष पहले ही पूरा का पूरा उपयोग कर लिया जा चुका है। अब इसके एग्जाम्पल अपने को पता होना चाहिए। जो भी डाइकोटिलेडोन्स यानी कि अधिकांश द्विबीजपत्री पादप होते हैं, जैसे मटर है, मूंगफली है, चना है, इन पादपों के अंदर जो बीज पाए जाते हैं वो अभ्रूणपोषी या गैर एल्बुमिनस प्रकार के बीज होते हैं। इंपॉर्टेंट पता चल जाएगा। अभ्रूणपोषी मतलब कि भ्रूण का परिवर्तन के दौरान भ्रूणपोष का पूरा उपयोग कर लेंगे। अगर भ्रूणपोष नहीं बचा तो ऐसे बीज भ्रूणपोष रहित होंगे और उसका भोजन किसके अंदर संचित रहेगा? बीज पत्रों के अंदर इसका भोजन संचित रहेगा। एग्जांपल द्विबीजपत्री पादप मटर, मूंगफली, चना वगैरह है। और दूसरा, भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज होते हैं दूसरे भ्रूणपोषी या एल्बुमिनस प्रकार के। अब इसका उल्टा पढ़ना है। क्या पढ़ना है अपने को कि यहाँ पर भ्रूण का पूरा भ्रूणपोष का उपयोग कर लेता है। यहाँ पर क्या होगा कि भ्रूण परिवर्तन के पश्चात भी भ्रूणपोष क्या रहता है? बचा हुआ रहता है। यानी कि भ्रूण के मॉडिफिकेशन या डेवलपमेंट ऑफ सीड के बाद भी थोड़ा बहुत भ्रूणपोष बचा हुआ रहता है, और वही भ्रूणपोष क्या करता है? इस बीज को भोजन प्रोवाइड करता है। यानी कि ऐसे बीज के अंदर भ्रूणपोष युक्त बीज होते हैं, संचित भोजन भ्रूणपोष के अंदर ही रहता है। इस प्रकार के बीजों को कहते हैं भ्रूणपोषी या एल्बुमिनस बीज। और इसका एग्जाम्पल है अपने एक बीजपत्री पादप। एक बीजपत्री पादप के एग्जाम्पल क्या होंगे? मक्का है, बाजरा है, ये सभी प्रकार के जो पादप के बीज होंगे वो क्या होंगे? एक बीजपत्री होंगे। तो अपने भ्रूणपोष की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के बीज थे, अभ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी, गैर एल्बुमिनस और एल्बुमिनस प्रकार के। अब अपना एक इंपॉर्टेंट चीज कैसे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत जो इसका सार क्या निकला, यानी कि कौन से ऐसे बीजांड के भाग थे जो बीज बनते समय बीज के भागों में परिवर्तित हो गए। कौन से ऐसे बीजांड के भाग थे जो बीज बनते समय बीज के भाग में परिवर्तित हो गए, उनको अपने को पढ़ना है। कैसे कि सबसे पहले हमने बात की थी कि बीजांड वृत्त। क्या बात की थी कि बीजांड वृत्त है जो क्या बनाता है? बीज वृत्त का बनाता है। यानी कि जो बीजांड का भाग होता है बीजांड वृत्त, वो बीज का कौन सा भाग बनाता है? बीज वृत्त बनाता है। दूसरा हमने बात की थी नाभिका जो बीजांड वृत्त की रहेगी वो तो बीज की नाभिका ही सेम टू सेम नाभिका ही बनाएगी। बीजांड भाग का यानी कि बीजांड का जो बीजांड काय है वो आगे चलकर या तो हो जाता है रिड्यूस्ड यानी कि अपहासित हो जाता है, या कभी कभी परिभ्रूणपोष बनाता है। परिभ्रूणपोष हमने अभी पढ़ा है। परिभ्रूणपोष काली मिर्च में, किसके अंदर? काली मिर्च के अंदर पाया। तो बीजांड काय या तो अपहासित हो जाता है, मैक्सिमम चांसेस में अपहासित हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, लेकिन कभी कभी परिभ्रूणपोष बनाता है। जैसे एग्जांपल हमने अभी पढ़ा है काली मिर्च। और चौथा है अपना अध्यवरण, जो इंटिक्यूमेंट्री होते हैं वो बीज का कौन सा भाग बनाते हैं? वो बनाते हैं बीजावरण। अध्यवरण बीज का बीजावरण बनाते हैं। हमने अभी इसके बारे में बात की है टेस्ट और टेगमैन के बारे में, ठीक है। अब जो बीज का बीजांड का जो भ्रूणपोष होता है वो आगे चलकर या तो अपहासित हो जाता है या काफी बार उपस्थित रह जाता है। यही तो हमने पढ़ी है। देखो यहाँ पर अपहासित यानी कि रिड्यूस हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है, पूर्णतः उपयोग कर लिया जाता है, या फिर उपस्थित रहता है, ठीक है। फिर जो द्वितीयक केंद्रक था भ्रूणपोष का, वो द्वितीयक केंद्रक क्या निर्माण करेगा? भ्रूणपोष बनाएगा। सॉरी, भ्रूणकोश का द्वितीयक केंद्रक भ्रूणपोष बनाएगा, और अंड कोशिका थी वो बनाएगी भ्रूण को
और सहायक और प्रतिमुखी कोशिकाएं थी वो पहले ही रिड्यूस्ड हो जाती थी। हमने निषेचन के बारे में इसके पढ़ा है कि पहले ही ये क्या हो जाती है, आभासित हो जाती है। तो यहाँ पर अपना जो बीजों के प्रकार वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया और बीजांड से बनने के दौरान मुख्य परिवर्तन क्या क्या आते हैं ये भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर के केवल 2 टॉपिक बचे हैं, एक तो अपने फल का विकास और दूसरा है पीडी एकांतरण। इसको भी अभी हम अच्छे से समझते हैं और इस चैप्टर को आज कंप्लीट करते हैं इसी वीडियो के अंदर। अपने जो परागण वाला तथा निषेचन व भ्रूणपोष के परिवर्तन वाला तीसरा जो अध्याय चल रहा था उस चैप्टर का ये अंतिम पार्ट है। और इस अंतिम जो पार्ट के अंतर्गत अंतिम टॉपिक के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि यह तो फल का विकास किस प्रकार होता है और पीडी एकांतरण कैसे चलता रहता है आवर्त बीजी पाद को। यहाँ पर देखो फल के विकास की मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि निषेचन की क्रिया होती है जिसमें क्या होता है, अंडाशय फल का निर्माण करता है। कौन निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है, अंडाशय होता है वही फल का निर्माण करेगा। अंडाशय फल का निर्माण, भ्रूणपोष, अंड कोशिका, ये सारी चीजें का अपने को पता होना चाहिए कि कौन किसको निर्माण करेगा। भ्रूणपोष किससे बनता है, अंड कोशिका भ्रूण का निर्माण करती है, भ्रूणपोष द्वितीय केंद्र से बनता है। ये सारी चीजें होती है वो अपने को याद होनी चाहिए। तो जब निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप अंडाशय फल में विकसित होता है और ऐसे फल को हम क्या बोलेंगे, यानी कि ऐसा फल जो अंडाशय निषेचन की क्रिया के बाद अंडाशय से निर्मित होता है उस फल को हम बोलते हैं वास्तविक फल या सत्य फल। क्या बोलते हैं, वास्तविक फल या सत्य फल, ट्रू फ्रूट कहा जाता है। यानी कि ऐसा फल जो अंडाशय से विकसित रहेगा निषेचन की क्रिया के बाद। और जो ये अंडाशय है इसकी भित्ति क्या बनाएगी, ऑफ कोर्स हमें पता है कि वो फल भित्ति बनाएगी। ठीक है, तो 2 चीजें क्लियर होगी, एक तो अंडाशय क्या बनाएगा, फल, अंडाशय भित्ति, फल भित्ति। जो फल अंडाशय से निर्मित रहेगा यानी कि निषेचन की क्रिया के दौरान अंडाशय से निर्मित होगा उसे वास्तविक फल कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं उनके अंदर फल का निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त या तो बाह्य दलपुंज से या दलपुंज से या पुष्पासन से हो जाता है, उसे हम आभासी या फॉल्स फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी या फॉल्स फ्रूट। किसे कहेंगे, कुछ पौधों में फल का निर्माण बाह्य दलपुंज या पुष्पासन से हो जाता है अंडाशय के अलावा, तो उसे हम आभासी फ्रूट कहेंगे, फॉल्स फ्रूट कहेंगे। और काफी बार क्या होता है कि अनिषेक फल बन जाते हैं। अनिषेक फल अपने को पता है, हमने अनिषेक फल पढ़ा था, यानी कि अंडाशय बिना निषेचन किए ही फल में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अंडाशय बिना निषेचन की क्रिया किए ही फल का निर्माण कर देता है या फल का निर्माण हो जाता है, उससे बनने वाले फल को बोलते हैं अनिषेक फल तथा इस संपूर्ण क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। लेकिन इस क्रिया के दौरान बीज नहीं बनते। क्या नहीं बनते, बीज नहीं बनते हैं। एग्जाम्पल अपने को पता है केला है, क्या है, केला इसका एग्जाम्पल है। और एक और चीज होती है वो होती है अपनी प्रेरित अनिषेक फलन। प्रेरित मतलब कि किसी को इंस्पायर करना, प्रेरित मतलब कि वर्धी हार्मोन छिड़क के, जो ऑक्सीजन जिबरेलिन जो पादप वर्धी हार्मोन होते हैं, तो वर्तिकाग्र की सतह पर वर्तिकाग्र पर वर्धी हार्मोन छिड़कने से कई बार उनसे क्या हो जाता है, फल का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के फलों को हम प्रेरित अनिषेक फलन कहा जाता है। और अपना टॉपिक एंड में ये बचा है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीडी एकांतरण। आवर्त बीजी पादपों में पीडी एकांतरण क्या होता है, इसकी चर्चा हमने स्टार्टिंग के जो पहला वीडियो था, पहला चैप्टर का जो हमने 12th क्लास के बायोलॉजी स्टार्ट की थी उसमें भी मैंने इसको डिटेल से बताया था। शॉर्ट में वापस बता देता हूं। देखो क्या होता है कि आवर्त बीजी पादपों में अल्टरनेशन में 2 अवस्थाएं होती है, 2 अवस्थाएं पाई जाती है आवर्त बीजी पादपों के जीवन काल में, और दोनों अवस्थाएं एक दूसरे से एकांतर क्रम में चलती रहती है। ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक होती है बीजाणुविद अवस्था और एक होती है युग्मकोद्भिद अवस्था, यानी कि गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट अवस्था। बीजाणुविद जो अवस्था होती है, बीजाणुविद अवस्था हमेशा द्विगुणित अवस्था होती है। ठीक है, और युग्मकोद्भिद अवस्था हमेशा अगुणित रहती है। और आवर्त बीजी पादपों के अंदर बीजाणुविद अवस्था प्रधान होती है, लंबी होती है और सबसे ज्यादा जीवन काल इसी का होता है। ठीक है, और युग्मकोद्भिद अवस्था अल्प अवधि की होती है और बीजाणुविद अवस्था के ऊपर निर्भर रहती है पोषण की दृष्टि से। ठीक है ना, सारे की न्यूट्रिशन की दृष्टि से उसके ऊपर निर्भर रहेगी। किसके ऊपर, बीजाणुविद के ऊपर। बीजाणुविद अवस्था है जो युग्मनज के बाद जड़, तना तथा पत्तियां का निर्माण करती है, यानी कायिक संरचना का निर्माण करती है। और युग्मकोद्भिद अवस्था युग्मनज बनाती है, नर और मादा युग्मकों से युग्मनज बनाती है, जो युग्मकोद्भिद अवस्था का पहला उत्पाद है या पहला प्रोडक्ट है या पहले
कोशिका होती है। तो ये नॉर्मल सा अपना पीटी एकांतर था, इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है। यहाँ अपना जो लेसन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। हमने बायोलॉजी स्टार्ट की थी और 3 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिए। और अपने इस चैप्टर के दौरान हमने बात की थी कि तीसरा और जो चौथा चैप्टर होता है उन दोनों में से एक ही क्वेश्चन आता है हर साल एग्जाम में और 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसकी छोटी छोटी चीजों को अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद हम अगले पार्ट के अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4। तब तक के लिए धन्यवाद।